हेलो स्टूडेंट्स। आरबीएससी द्वारा जारी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं, यह पुस्तक कक्षा 6 की है और हम भूगोल विषय से शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड। हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण यह प्राय नीला दिखाई देता है, किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा दिखाई देता है। रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये चमकदार पिंड क्या है, हमसे कितने दूर है, किस चीज़ से बने हुए हैं, चमकते क्यों हैं। मानव आदिकाल से इन रहस्यपूर्ण सवालों के हल ढूंढने में लगा है। इस अध्याय में हम इन सभी सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल से आकाश में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल या नक्षत्र मंडल या अन्य नामों से जाना जाता रहा है। हमने देखा है आकाश में कि इस तरह से तारों के समूह बने हुए हैं अलग अलग, तो इन तारा समूहों को तारामंडल या नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं समूह के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जनमानस में यह मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि हैं जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को आलोकित करते हैं। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित तारों को चारपाई कहते हैं। तो देखिए, ये 7 तारे हैं। इसमें जो भी आकृति दिखाई दी उसने जैसी आकृति देखी वैसा ही नाम दे दिया, लेकिन 7 तारों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 4 तारे हैं, इनको चारपाई बोल दिया। और ये 7 तारे को हमारे देश में जो है सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में कई स्थानों पर इसको इन 4 तारों के समूह को अलग से क्या बोलते हैं, चारपाई के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में इसे सॉसपेन यानी कि हत्ते वाली डेगची, ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल कहा, और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है। प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीक नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आंखों से देखने के अलावा कोई साधन नहीं था। इसलिए इन चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए उसने इनको विभिन्न नाम दिए, स्थानीय कहानियों की रचना की। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियां कृषि पशुपालन पर निर्भर थी, इसलिए इन तारों के समूहों में उसे जिस पशु या पक्षी की आकृति नजर आती थी उस समूह को उसी पशु या पक्षी का नाम दे दिया जाता था। इन तारों के समूह यानी कि सप्तऋषि का संसार में पौराणिक काल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि के समय में लोग तारों की स्थिति से दिशा का निर्धारण कर लेते थे। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता रहा है, और ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है ना। देखो, ये ध्रुव तारा है। इसकी स्थिति जानने के लिए 7 तारों के समूह के 2 तारों को, ये 7 तारे हैं और इन समूह के ये जो 2 तारे हैं, इन 2 तारों के सीधा यहाँ मिलाएंगे। जो तारा दिखाई देता है, जो अधिक चमकीला दिखाई देता है और ये स्थिर होता है, इसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं। तो इसकी स्थिति को जानने के लिए 7 तारों के समूह यानी कि सप्तऋषि के 2 तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वह उत्तरी ध्रुव तारे को जोड़ती है। पारंपरिक किस्से कहानियाँ काल्पनिक थी, इसलिए इन्हें मिथक कहते हैं। देश विदेश की कुछ पारंपरिक कहानियों में से भारत में प्रचलित एक पौराणिक कहानी मान्यताओं के अनुसार जो ध्रुव तारे के बारे में है,
आइए उसके बारे में जानते हैं। तो ध्रुव तारे की कहानी पढ़ते हैं। ध्रुव तारे की कहानी। अब ध्रुव तारे को हम अंग्रेजी में पोल स्टार के नाम से जानते हैं। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ होता है अटल या स्थिर। ध्रुव तारे के बारे में एक पौराणिक कहानी है। ध्रुव नामक बालक राजा उत्तानपाद एवं रानी सुनीति का पुत्र था। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। उत्तम उसकी दूसरी रानी सुरुचि का पुत्र था। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, इस कारण वह राजा पर अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में बिठाकर खेला रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, किंतु रानी सुरुचि को यह पसंद नहीं था। वह ध्रुव को गोद से उतारकर बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म लो। उसी समय बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की आराधना का दृढ़ संकल्प लिया। तब माता सुनीति एवं नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया कि वह अभी बच्चा है और सुरुचि की बातों पर ध्यान न देवे, लेकिन ध्रुव नहीं माना। ध्रुव ने 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर आराधना की। बालक की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा। मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर होगा। माना जाता है कि उसी ध्रुव को ब्रह्मांड में सप्त ऋषि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में स्थान प्राप्त है, जो आज भी अपने स्थान पर अटल है। आइए जानते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिसमें हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा भी शामिल हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड में सभी आ जाते हैं, तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिसमें हम हमारे सौर परिवार को भी देखते हैं। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, या 8 ग्रह जो हैं वो सारे इन खगोलीय पिंडों में आ जाते हैं। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म दिखाई देते हैं, वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं। ये तारे हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण होते हैं। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकिरित करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। सूर्य भी एक तारा है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते हैं। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने हैं और कुछ ठोस द्रव गैसीय पदार्थों से बने हैं। हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म एवं एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये विशाल है और एक दूसरे से बहुत दूर स्थित है। इनमें से कुछ की चमक बहुत तेज और कुछ की कम। इसका कारण है कि कुछ पिंड स्वयं चमकदार हैं और कुछ दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आपके मन में यह बात जरूर आई होगी कि आसमान में रात्रि में चमकने वाली ये वस्तुएं दिन में दिखाई क्यों नहीं देती। आइए एक प्रयोग करके इसे समझते हैं। एक रंगीन कागज लेकर उसमें सुई से छोटे छोटे छेद करके उसे एक टॉर्च पर लपेटकर एक रबड़ लगाकर बांध देंगे। तत्पश्चात एक कमरे में जाकर दरवाजे, खिड़कियां या ट्यूबलाइट बंद कर देंगे। अब अंधेरे कमरे में टॉर्च को एक दीवार पर जलाएंगे तो आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की ट्यूबलाइट को जला दें।
प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। ठीक इसी तरह सूर्य के उदय होने पर अन्य तारे अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, इसलिए हमें दिन में अन्य तारे दिखाई नहीं देते हैं, जबकि सभी तारे अपनी जगह पर ही होते हैं। आइए ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड क्या है? समस्त आकाशीय खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आकाश या आसमान को अंतरिक्ष कहा जाता है। जैसे ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, तारे, ये सब मिलकर के क्या बनते हैं? खगोलीय पिंड। और ये खगोलीय पिंड जो है असीम अंतरिक्ष में दूर दूर फैले हुए हैं। तो इस स्पेस की कोई सीमा नहीं है, असीम है। अंतरिक्ष का विस्तार असीम है, इसी में हमारा ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह हैं। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ होता है। देखिए, दोबारा देखिए, विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल के कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, क्या कहलाता है? आकाशगंगा, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है। इन्हीं अनगिनत आकाशगंगाओं के समूहों को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तारे हैं, इन तारों के बीच में धूल कण है ना, और विभिन्न अवशेष हैं। तो ये एक इस तरह से गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, और इनकी जो लंबाई है लाखों प्रकाश वर्ष है। ये अनगिनत आकाशगंगाओं, जैसे अलग अलग आकाशगंगाओं से मिलकर के क्या बनता है? ब्रह्मांड। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तारों के छोटे समूहों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। जैसे हमने 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहा, तो वो सप्तऋषि मिलकर के क्या हुआ? नक्षत्र मंडल बना था। इसी तरह से लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों, धूल कणों से आकाशगंगा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आकाशगंगा का, यानी कि गैलेक्सी का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के मोस्ट है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर क्या होता है? तारकीय मंडल स्थित होते हैं, जिसमें हमारा सौर मंडल भी है। तो देखिए, क्या आप जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है? प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मापक है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तय कर सकता है, उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहा जाता है। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। अतः यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड मानव के लिए सदा से ही जिज्ञासा का कारण रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो है बिग बैंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई। तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। ब्रह्मांड क्या है? असीम है, और इसमें सभी ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, तारे सब इसमें ब्रह्मांड में है। और हमारे जो आकाशगंगा है, ये तारों के समूह से आकाशगंगा बनी। उसके बीच में अवशेष है, धूल कण है, उनसे क्या बनी? आकाशगंगा। और
हमारा जो सौर परिवार है उसका नाम है मंदाकिनी या एरावत पथ नामक आकाशगंगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्की वे। इसमें हमारा सौर परिवार है, 8 ग्रह है, उपग्रह है ना। तो ये सब इसमें स्थित हैं। प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। एरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी प्रमुख आकाशगंगाएं हैं। तारों के समूह से ही आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। ये देखिए, इस तरह का नज़ारा आपने आकाश में देखा होगा। यही आकाशगंगा है। इस तरह से जैसे ऐसा लगता है जैसे नदी बह रही है ना, ये लंबाई में। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। कौन सा तारा है? सूर्य। सबसे निकटतम तारा सूर्य, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता, वह तारा काफ़ी आकर्षक एवं निराला है। इसका नाम पुच्छल तारा या धूमकेतु। इसकी रचना जो हुई है वो बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों एवं गैसीय पदार्थों से हुई है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं। इसी कारण इन्हें पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ, पूंछ विपरीत दिशा में होती है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं और कभी दूर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। सबसे चर्चित जो पुच्छल तारा है हेली है, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देती है। 1986 में इसे देखा गया था। अब यह पुनः 2062 में दिखाई देगा। ये देखिए, ये पुच्छल तारा है जिसको धूमकेतु के नाम से जानते हैं। हेली का दिया हुआ है, जो 76 वर्ष बाद में दिखाई देता है। ये था आपका चैप्टर ख़त्म। शब्दावली को देखते हैं। देखिए, पौराणिक, प्राचीन या पुराना। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। ब्रह्मांड, असंख्य आकाशगंगाओं का समूह है। सप्त ऋषि, 7 तारों का समूह है। खगोलीय पिंड, आकाश में पाए जाने वाले तारे, ग्रह, उपग्रह आदि। उपग्रह, ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड। नक्षत्र मंडल, तारों का समूह है। कुछ प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। तारे चमकते हैं, बताइए, स्वयं के प्रकाश से, दूसरों के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से, ग्रहों के प्रकाश से। तो ये चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से। ध्रुव तारे द्वारा दिशा निर्धारित होती है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का निर्धारण होता है? उत्तर। नीचे दिए गए आकाशीय पिंडों को उनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। आकाशीय पिंड दिए हुए एक तरफ विशेषता है। तो सूर्य की क्या विशेषता है? सूर्य जो है एक तारा है। धूमकेतु जो है क्या है? पूंछ वाला तारा है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड जो है लाखों आकाशगंगाओं का विशाल समूह है। और आकाश गंगा क्या है? लाखों तारों का विशाल समूह है। और पृथ्वी एक ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। और सभी ग्रह एवं उपग्रह के प्रकाश से चमकते हैं। किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से।
हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है और विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर क्या होते हैं? तारकीय मंडल होते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।